हेलो एवरीवन। सो हम ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट कर रहे हैं आज। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। ये हमारा पहला लेक्चर है। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी किस किस के लिए यूज़फुल है। नेट और गेट में ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो वेटेज है वो 20 to 30 मार्क्स के बीच में रहती है। तो मतलब ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेट और गेट में 20 से 30 नंबर की ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पूछी जाती है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये नेट और गेट के हिसाब से अगर देखें। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो यहाँ पे हमें 4 स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी होती है बेसिकली। सबसे पहले एनएमआर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एनएमआर। दूसरा हम पढ़ते हैं आईआर, पढ़ते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तीसरा हम पढ़ते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और फोर्थ हम पढ़ते हैं मास। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं होती, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोमेट्री। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोमेट्री। तो हम यहाँ पे 4 स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एनएमआर के बारे में पढ़ेंगे, फिर आईआर के बारे में पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट यूवी विजिबल और मास स्पेक्ट्रोमेट्री। एनएमआर की बात करें तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है अपने पास प्रोटॉन एनएमआर। प्रोटॉन एनएमआर एक होता है कार्बन 13 एनएमआर और एक हेट्रोन्यूक्लियाई एनएमआर पढ़ते हैं। हेट्रोन्यूक्लियर एनएमआर पढ़ते हैं। हेट्रोन्यूक्लियाई। तो बेसिकली हमारा जो टारगेट है वो क्या है? ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। नेट गेट के लिए पढ़ रहे हैं। एमएससी वाले बच्चों के लिए ये बहुत यूज़फुल होने वाला है। एमएससी स्टूडेंट्स के लिए, बीएससी वालों के लिए भी यूज़फुल होने वाला है। जो बीएससी फाइनल ईयर में है खास तौर पे उनके लिए। तो बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये यूज़फुल होने वाला है। और वेरियस एग्जाम जहाँ पे भी स्पेक्ट्रोस्कोपी आएगा, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी सबके लिए यूज़फुल है। सबके लिए यूजफुल ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बात की? ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में एनएमआर पढ़ना है, आईआर पढ़ना है, यू विजिबल पढ़ना है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ना है। एनएमआर की बात करें तो हमें 3 हिस्सों में पढ़ना होता है। प्रोटॉन एनएमआर पढ़ना होता है, कार्बन 13 एंड हेट्रोन्यूक्लियाई एनएमआर पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम यूं देखते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है। क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास है तो सारा इंट्रोडक्शन की हम यहाँ पे बात करेंगे। एनएमआर शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या है? तो व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी? तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है, ये अपने पास पहला क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कम्स टू द माइंड, व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी? तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखते हैं। हम देखते क्या? हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि हमारे पास जो यूनिवर्स है, क्या है? यूनिवर्स है, उसमें 2 चीज़ें हैं। क्या चीज़ है? सबसे पहले एक तो मैटर होता है। क्या होता है? मैटर। और एक होता है एनर्जी। यूनिवर्स में 2 ही चीज़ें होती है, मैटर और एनर्जी। मैटर और एनर्जी। मैटर मतलब जिसमें पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। और एनर्जी मतलब कोई भी हीट की फॉर्म में एनर्जी है या रेडिएशंस की फॉर्म में एनर्जी है, रेडिएशंस। ठीक है। तो अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इंट्रैक्शन देखते हैं। किसका? मैटर का। मैटर का इंट्रैक्शन देखते हैं। किसके साथ? इंट्रैक्शन देखते हैं। किसके साथ? रेडिएशंस के साथ। ठीक है। और किसके साथ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ। तो बताओ स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब है इट इज द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एनर्जी और मैटर के बीच में इंट्रैक्शन कराते हैं। तो वो कैसे हो रहा है, वो हम इंट्रैक्शन देखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में। जैसे न्यूटन ने सबसे पहले प्रिज्म लिया था, न्यूटन ने इस पे वाइट लाइट डाली तो इस मैटर पे, ये प्रिज्म क्या है? मैटर है। प्रिज्म लिया था ना, प्रिज्म न्यूटन ने किया था सबसे पहले एक्सपेरिमेंट। तो उसने वाइट लाइट डाली। क्या डाली? वाइट लाइट डाली थी किस पे? प्रिज्म पे। और वो 7 क्लास में टूट गई थी। 7 क्लास में टूट गई थी, सबको पता है ना। तो देखो ये क्या है? मैटर है। ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और इसका मैटर के साथ इंट्रैक्शन क्या हुआ है, वो जो स्टडी है ना, वही होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किसने किया था? न्यूटन ने किया था। ऑब्वियस सी बात है, न्यूटन ने किया था। ठीक है। तो यहाँ तक हमारे एक चीज़ समझ में आ गई कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब ये है, स्पेक्ट्रोस्कोप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इंट्रैक्शन।
का इंटरेक्शन किसके साथ, मैटर के साथ, का इंटरेक्शन किसके साथ, मैटर के साथ। तो मैटर के साथ किसका इंटरेक्शन देखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इंटरेक्शन देखना है। ये है स्पेक्ट्रोस्कोपी की सिंपल सी अगर बात करें तो। फिर ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई, वाई ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाई वी स्टडी ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हम क्यों पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के पढ़ने के पीछे रीजन है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, हम कभी भी रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में क्या कंपाउंड बना, नया कंपाउंड बनेगा, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का जो सैंपल है उसको आइडेंटिफाई अगर करना है लैब में, लेबोरेटरी में रिसर्च के टाइम पे कोई ऑर्गेनिक सैंपल बना या ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, कुछ भी बना, उसका क्या करना है, एनालाइज करना है, उसका आइडेंटिफिकेशन करना है, एनालिसिस करना है उसका, या क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये मॉलिक्यूल क्या बना है। ठीक है, तो इसलिए हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको पहचानने के लिए। ठीक है, खास तौर पे नॉर्मली अगर हम बात करें तो एनएमआर और आईआर से हम काम चला लेते हैं। एनएमआर और आईआर से हमें काफ़ी सारा डाटा हमें मिल जाता है लैब में। मोस्ट ऑफ साइंटिस्ट हैं सबसे पहले इन्हीं को प्रीफर करते हैं। आईआर से हमें फंक्शनल ग्रुप मिल जाता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, और एनएमआर से हमें डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ एटम्स के बारे में पता चल जाता है। अलग अलग टाइप्स के जो एटम्स हैं, अलग अलग टाइप्स के एटम्स हैं, टाइप्स ऑफ एटम्स के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एटम्स और फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता चलने के बाद हम थ्योरेटिकली और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक सैंपल को जज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें एक चीज़ समझ में आ गई, बताओ क्या समझ में आ गई। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या करने वाले हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले। ऑर्गेनिक जो सैंपल हैं उनके बारे में हमें पहचानना है, उन सैंपल को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करना ये करेंगे कैसे, ऑर्गेनिक जो सैंपल है वो मैटर है, और इस मैटर के साथ हम क्या इंटरेक्ट कराएंगे रेडिएशंस को। क्या इंटरेक्ट कराएंगे, रेडिएशंस को, मतलब रेडिएशंस को इंटरेक्ट कराना है किसके साथ, मैटर के साथ। अब बात ये आती है, क्वेश्चन कम्स टू द माइंड कि जो ये मैटर है इससे इंटरेक्ट कर ही क्यों रही है रेडिएशन, और क्या एक ही टाइप से कोई रेडिएशन डालेंगे तो इंटरेक्ट करेगी, या कल अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें पता है आज के टाइम पे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से हमें पता है, क्वांटम के अनुसार, क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार हमें क्या पता है, क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार हमें पता है कोई भी एटम है या मॉलिक्यूल है, कोई भी एटम है या मॉलिक्यूल है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी लेवल्स होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी लेवल्स होते हैं। एनर्जी लेवल्स जो कि क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। जो क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, फिक्स डिफरेंस रहेगा। जैसे हम बात करें, कभी भी हम छत के ऊपर चढ़ते हैं तो जो स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, तो वो हमेशा एक फिक्स गैप में रहती हैं। ये नहीं कि आज ये सीढ़ियों के बीच में 5 सेंटीमीटर की दूरी है तो कल 10 सेंटीमीटर की, नहीं। आप चाहे आज ऊपर चढ़ेंगे तो भी 5 सेंटीमीटर, कल चढ़ेंगे तो भी 5 सेंटीमीटर है। इसी तरह से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का मतलब ये है, एनर्जी जो गैप होता है वो डिफरेंट एनर्जी गैप्स होते हैं, वो तो पता ही है अपने को, इतना तो आइडिया मेरे ख्याल से होगा ही। ठीक है, कभी इलेक्ट्रॉन जैसे 1s से 2s में इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो ये गैप है ना, ये फिक्स होगा एक एटम के लिए। जैसे हाइड्रोजन की बात करें, ठीक है, तो उसमें फिक्स होगा। हीलियम की बात करें तो उसमें फिक्स होगा। ठीक है, तो ये फिक्स होता है, इसका मतलब होता है क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मतलब क्या होता है, एनर्जी लेवल फिक्स होते हैं। क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स कौन कौन से होते हैं वो डिसाइड करते हैं, डिफरेंट चीज़ें डिसाइड करती हैं कि हमें कौन सी रेडिएशन से कौन सा मोशन मिल रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये जो लेवल्स हैं, ये जो क्वांटम लेवल्स हैं, ये क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं, बस यहीं से हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी की शुरुआत होती है। तो क्वांटम लेवल्स जो हैं, क्वांटम लेवल्स कैसे कैसे जनरेट हो सकते हैं, हाउ दे कैन बी जनरेटेड, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, एक ही बात है ये, चाहे तो क्वांटम लेवल कैसे जनरेट हो रहे हैं, या फिर एनर्जी डाल के और क्वांटम लेवल को पढ़ लो, या क्वांटम लेवल से एनर्जी को पढ़ लो। ठीक है, तो उसका मतलब एक ही होने वाला। कैसे, देखो अभी समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो ढंग से समझना मेरी बात। ठीक है, हमारे पास कोई भी मैटर है, अगर उसके ऊपर रेडिएशन डाली, क्या डाली, रेडिएशन डाली हमने, तो रेडिएशन के कारण हो सकता है इसमें कोई मोशन में बदलाव आ जाए।
मोशन चेंज हो जाए, या हो सकता है इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाए, ओरिएंटेशन चेंज हो जाए, ठीक है। या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाए, क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाए, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, एक्साइट हो जाए, ठीक है। तो देखो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये क्या है, एक प्रकार से मोशन का चेंज होना, ओरिएंटेशन का चेंज होना, इलेक्ट्रॉन का एक्साइट होना, ये क्या है, एनर्जी लेवल में चेंज है, एनर्जी लेवल में क्या है, चेंज है। और एनर्जी लेवल में चेंज है, इसका मतलब एनर्जी लेवल तो हमें पता है आज के टाइम पे क्वांटाइज्ड होते हैं, क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। और क्वांटाइज्ड होते हैं इसका मतलब उनके बीच में एनर्जी गैप क्या होता है, फिक्स होता है। और फिक्स एनर्जी गैप होता है तो हम उस एनर्जी गैप को फिक्स फिक्स एनर्जी की रेडिएशन से फिक्स एनर्जी की रेडिएशन से फिक्स एनर्जी की रेडिएशन से एनर्जी गैप क्या होता है, फिक्स होता है। तो फिक्स होता है तो हम क्या कर सकते हैं, फिक्स एनर्जी रेडिएशन, फिक्स एनर्जी की रेडिएशन से उसको फिक्स एनर्जी की रेडिएशन से उसको फिल कर सकते हैं, फिक्स एनर्जी की रेडिएशन से उसको उसको फिल कर सकते हैं। बोलो, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात यह है, मान लो कोई एटम है, कोई एटम है, उस एटम में हमें हमें इलेक्ट्रॉन को 1s से 2s पे एक्साइट कराना है, तो ये एनर्जी गैप क्या है, फिक्स। और ये एनर्जी गैप फिक्स है तो यहाँ पे एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी की रेडिएशन डालेंगे, वो इसको एक्साइट कर देगा, और एक्साइट कर देगा तो कौन सी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की, इसने कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब की, उससे हम स्टडी कर लेंगे कि हमारे पास कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग क्वांटम के हिसाब से, क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से कौन सी एनर्जी लेवल्स हैं, और कौन सी एनर्जी लेवल्स होने से कौन सी ट्रांजिशन हुई होगी, और उस ट्रांजिशन से हमें पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है। भाई ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात ये बताई है मैंने, सिंपल सी एक ही छोटी सी बात बताई। क्या बताई है, सुन लो फिर भी आराम से, दोबारा सुन लो, आराम से सुन लो, ठीक है। मैंने ये कहा है स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैटर का और एनर्जी का इंट्रैक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इंट्रैक्शन पढ़ेंगे, इंट्रैक्शन पढ़ेंगे। अब ये जो इंट्रैक्शन हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है जो क्वांटम मैकेनिकल एनर्जी लेवल, जो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं उसके करस्पॉन्डिंग, क्वांटम मैकेनिक्स के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी लेवल्स होते हैं। किसी भी सिस्टम में, किसी भी मैटर में, किसी भी मैटर में क्या होते हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं। और डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को हम क्या करने वाले हैं, फिल करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, फिल करने वाले हैं, ठीक है। इन एनर्जी लेवल्स को फिल करने वाले हैं। इनकी एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है, क्या होती है, फिक्स होती है। और क्वांटाइज एनर्जी को फिल करेंगे, कैसे करेंगे, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी देकर, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी देकर। और फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर दे दी तो इसका मतलब मैटर ने एनर्जी को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। इसी तरह एमिशन स्पेक्ट्रा भी होता है, वो बात की बातें हैं, अभी समझो बस, ठीक है। तो अगर मान लो एनर्जी को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और एनर्जी को अगर उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो इसको हम स्टडी कर सकते हैं, भाई कौन सी रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब की, उसको हम थ्योरेटिकली देख सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स से, और उसको प्रैक्टिकली किससे देख सकते हैं, यहाँ से। और दोनों को रिलेट कर देंगे, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को अगर रिलेट कर दिया तो हमारे पास बेटर थिंकिंग अवेलेबल होगी स्पेक्ट्रोस्कोपी समझने के लिए। हमारे पास एक अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, बेटर क्या होगा, कॉन्सेप्ट होगा, स्टडी कैसे करें, बेटर कॉन्सेप्ट होगा क्या, पढ़ाई करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। तो अब देखो हम बात करते हैं कौन कौन से मोशन या ओरिएंटेशन चेंज करता है। तो सिंपल सी एक लाइन में अगर मैं लिखूं तो जब कभी भी इंट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंट्रैक्शन होगा मैटर के साथ, किसके साथ, इंट्रैक्शन होगा किसके साथ, मैटर के साथ, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन मोशन या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ ओरिएंटेशन, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ ओरिएंटेशन, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा।
मतलब सिंपल सी बात क्या है, जब कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर से टकराएगी या तो उसमें अलग अलग मोशन होंगे, जैसे स्पिन, कोई पहले क्लॉकवाइज कर रहा था, अब कोई इंटरेक्शन हुआ और वो एंटी क्लॉकवाइज करने लग गया, मोशन चेंज हो सकता है उसका, उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो सकती है, पहले मॉलिक्यूल इस प्लेन में था अब वो इस प्लेन में चला गया, कभी इस प्लेन में चला गया, तो ओरिएंटेशन क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकता है, पहले मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस इतना था अब इतना हो गया, पहले छोटा मॉलिक्यूल था बड़ा हो गया, पहले कंप्रेस था अब क्या हो गया, स्ट्रेच्ड हो गया। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पहले इलेक्ट्रॉन 1s में था अब इलेक्ट्रॉन 2s में चला गया, अब 2p में चला गया। ठीक है, तो जब कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट करती है मैटर से तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन हो सकता है, ओरिएंटेशन हो सकता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये जो सारे स्टडी हैं इनको ही हम कहाँ पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में बताओ क्या पढ़ते हैं, अब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को ब्रॉडली डिस्क्राइब कर सकते हैं। इट इज द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर विच कॉज different types of motion या which can create different types of motion, different type of orientation, configuration, electronic distribution, from which we can study different types of properties, and on the basis of those properties we can determine the structure of organic compound। हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताना है, क्या बताना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताना है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताने के लिए हमें इनको इंटरेक्ट कराना पड़ेगा, और इनको इंटरेक्ट कराने के बाद हमारे पास दो थ्योरी होंगी, दो चीज़ें होंगी। एक तो थ्योरी तो हमारे पास कहाँ से आई है, क्वांटम से आई है, थ्योरेटिकल। ठीक है, और हम प्रैक्टिकली जो यहाँ से ऑब्जर्वेशन होगी, यहाँ से कौन सी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन होगी, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन होगी किसके बीच में, एनर्जी लेवल्स के बीच में। क्वांटम से एनर्जी लेवल हम थ्योरेटिकली निकाल लेंगे, फॉर्मूला से निकाल लेंगे, यहाँ से प्रैक्टिकल एनर्जी की एब्जॉर्प्शन आएगी, दोनों को रिलेट कर लेंगे और वहाँ से बेटर समझेंगे चीज़ों को। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल सी बात है कि हमने क्या बात की, अभी हमने बात की कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो अपना है वो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कौन कौन सी होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे पहले हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, दोनों की 90 डिग्री पे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, बच्चों वाली बातें हैं, इतनी हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एक वेवलेंथ होता है, एक फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, और एक क्या होता है, वेव नंबर होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी से हम इसकी एनर्जी बता सकते हैं क्या, बिल्कुल बता सकते हैं, हमें पता है। एनर्जी कैसे निकालते हैं, एच न्यू। ठीक है, क्या वेवलेंथ से एनर्जी बता सकते हैं क्या, बिल्कुल बता सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा। देखो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, मतलब अगर किसी की फ्रीक्वेंसी पता, मान लो मुझे पता है कि रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है, कितनी है, 20 हर्ट्ज है, उसकी एनर्जी बताओ, तो उसकी एनर्जी सिंपल निकाल सकते हैं, एच इंटू न्यू। तो न्यू की जगह 20, एच की वैल्यू पता ही, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रख के, यहाँ पे एच इंटू सी रख के एनर्जी निकाल सकते हैं। और अगर न्यू बार अगर हमें पता है, मान लो कोई 10 सेंटीमीटर इनवर्स है, किसी वेवलेंथ का जो न्यू बार है, वेव नंबर है वो 10 सेंटीमीटर इनवर्स है, तो उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं, एच सी इंटू न्यू बार, एच सी से मल्टीप्लाई करो। बोलो, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किसी भी जो रेडिएशन है उसको हम डायरेक्ट एनर्जी की टर्म में ना लिख के हम फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर और वेवलेंथ में भी लिख सकते हैं, वहाँ से भी हम एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी को हम कंपेयर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम फ्रीक्वेंसी से इसकी एनर्जी को रिलेट कर सकते हैं। पता है एनर्जी, अगर फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है तो एनर्जी एच न्यू होगा। इसी तरह वेव नंबर से कर सकते हैं, तो वेव नंबर से एनर्जी कितना आ जाएगा, एच सी इंटू वेव नंबर, एच सी से मल्टीप्लाई करो, अगर वेव नंबर पता है तो एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, अगर न्यू पता है, फ्रीक्वेंसी पता है तो एनर्जी एच न्यू होता है। अगर हमें वेवलेंथ पता है तो इसकी एनर्जी एच सी बाई लैम्डा होता है। बोलो क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी भी बता सकते हैं, अगर हमें फ्रीक्वेंसी पता है, अगर हमें वेव नंबर पता है, अगर हमें वेवलेंथ पता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग या वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की स्टडी करते हैं तो सबसे हाई एनर्जी की जो रेडिएशन होती है वो होती है हमारे पास गामा रेज या कॉस्मिक रेज भी होती हैं, पर हम गामा रेज की यहाँ पे बात करते हैं। गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी या एनर्जी के ऑर्डर में बात कर रहा हूँ मैं, किसके बारे में बात कर रहा हूँ, एनर्जी का ऑर्डर के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर एनर्जी का जो ऑर्डर है वही ऑर्डर किसका होगा, न्यू का होगा, वही ऑर्डर किसका होगा। देखो ये एनर्जी का फॉर्मूला है,
E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच सी न्यू बार, E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। अगर एनर्जी ज़्यादा है तो न्यू ज़्यादा होगा, अगर एनर्जी ज़्यादा है तो न्यू बार ज़्यादा होगा, अगर एनर्जी ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो अगर मान लो मैं एनर्जी का ऑर्डर इस तरफ एनर्जी क्या हो रही है, इस तरफ एनर्जी बढ़ रही है, तो इस तरफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, इस तरफ न्यू बार क्या होगा, बढ़ेगा, इस तरफ वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो सबसे पहले गामा रेज आता है, फिर गामा रेज के बाद कौन आता है, एक्सरे आता है, फिर एक्सरे के बाद कौन आता है, यूवी विजिबल आता है, कौन आता है, यूवी विजिबल आता है, यूवी विजिबल के बाद कौन आता है, आईआर आता है, इंफ्रारेड रेडिएशन आता है, फिर कौन आता है, माइक्रोवेव आता है, माइक्रोवेव के बाद कौन आता है, रेडियो वेव। तो ये हमारे पास डिफरेंट क्या है, डिफरेंट हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी या फिर न्यू बार या फिर वेवलेंथ। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, गामा रेज की, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, गामा रेज की, या सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, गामा रेज की, सॉरी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, गामा रेज की, या सबसे ज़्यादा वेव नंबर किसका होता है, गामा रेज का, या सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, गामा रेज की होती है। ठीक है, तो ये सिंपल सी हमारे पास यहाँ तक बात थी, ये सिंपल सी हमारे पास यहाँ तक बात थी। अब आगे देखते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। देखो अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिखता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिखता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, सबसे पहले मैं लिखता हूँ रेडियो वेव। अब की बार एनर्जी कम से करते हैं, रेडियो वेव से ज़्यादा किसकी एनर्जी होती है, माइक्रोवेव की होती है, माइक्रोवेव की होती है। माइक्रोवेव से ज़्यादा किसकी होती है, आईआर की होती है। आईआर से ज़्यादा किसकी होती है, यूवी की होती है, यूवी विजिबल की होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में किसकी होती है, एक्सरे की होती है, और फिर लास्ट में किसकी होती है, गामा रेज की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अब देखो नीचे मैं लिख रहा हूँ कि जो हमारे पास चेंज आ रहा है, क्या आ रहा है, चेंज, चाहे वो चेंज किस में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है, या फिर वो चेंज किस में हो सकता है, ओरिएंटेशन में हो सकता है, या फिर वो चेंज किस में हो सकता है, हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन में हो सकता है। ठीक है, तो ये जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, रेडियो वेव्स अगर मान लो किसी मैटर पे डाली, ये हमारे पास क्या है, मैटर है, इस मैटर पे हमने क्या डाली, रेडियो वेव्स डाली, क्या डाली, रेडियो वेव्स डाली। तो जैसे ही मैटर पे रेडियो वेव्स डाली तो इसके अंदर जो चेंज आएगा वो आता है स्पिन में, और कौन सी स्पिन में, न्यूक्लियर स्पिन में आता है। ठीक है, जो मैटर है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उनकी स्पिन में चेंज होता है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं रेडियो वेव्स में स्पिन ऑफ प्रोटॉन पढ़ते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे एनएमआर में। किस में पढ़ेंगे, एनएमआर में, और डिटेल में समझ में आएगा वहाँ पे। तो बताओ, जब भी कभी किसी मैटर पे हमने रेडियो वेव्स डाली तो उसमें स्पिन ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, चेंज होगा। पहले कोई प्रोटॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो रेडियो वेव डालने के बाद हो सकता है कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने लग जाए। और मैग्नेटिक फील्ड में इन दोनों की एनर्जी अलग होती है, वो डिटेल में हम पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से हम माइक्रोवेव की बात करें तो माइक्रोवेव में हम पढ़ते हैं जो स्पिन ऑफ प्रोटॉन है ना, स्पिन ऑफ प्रोटॉन वो तो चेंज होता है रेडियो वेव में, इसी तरह इलेक्ट्रॉन का भी तो स्पिन होता है, वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है जिसको हम पढ़ते हैं ईएसआर में, वो माइक्रोवेव में पढ़ते हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं यहाँ पे चेंज इन ओरिएंटेशन, चेंज इन ओरिएंटेशन, चेंज इन ओरिएंटेशन, चेंज इन ओरिएंटेशन, जो कि हम पढ़ेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में मतलब पहले मॉलिक्यूल ऐसे था, इस मान लो इस ओरिएंटेशन में था, अब मॉलिक्यूल हो सकता है कि अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर ले, वो इस प्लेन के अकॉर्डिंग आ जाए। ठीक है, फिर अगला जो हम पढ़ते हैं आईआर, आईआर में हम पढ़ते हैं चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ही है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। मॉलिक्यूल कभी कंप्रेस होगा, मॉलिक्यूल कभी स्ट्रेच होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कब मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाती है, कब छोटी हो जाती है, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये हम पढ़ते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। इसी तरह से यूवी की अगर हम बात करें, इसी तरह अगर यूवी की हम बात करें, इसी तरह अगर हम किसकी बात करें,
यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें, इसी तरह अगर हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम पढ़ते हैं चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मतलब जो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन है, मतलब बॉन्ड से जो ऑर्बिटल्स में मॉलिक्यूल्स में जो ट्रांजिशन हो रहा है, मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा। यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा। चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन मॉलिक्यूल्स, डिस्ट्रीब्यूशन इन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा। एक्सरे में क्या होता है, एक्सरे में आयनाइजेशन हो जाता है, या एटम्स में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है। एटम में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है, या हम कह सकते हैं आयनाइजेशन होने लग जाता है। यहाँ पे एटम्स में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग जाते हैं और आयन बनने लग जाते हैं। जैसे सोडियम है तो सोडियम प्लस बन जाएगा, आयन की फॉर्म में आने स्टार्ट हो जाते हैं। गामा रेज में क्या होगा, चेंज इन न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे किस में चेंज आता है, चेंज इन न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन, न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंडर। किस में पढ़ते हैं, यूवी विजिबल। ये हम पढ़ते हैं एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, बोलो क्लियर है कि नहीं है। या फिर यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, मास बोर स्पेक्ट्रोमेट्री, मास बोर स्पेक्ट्रोमेट्री, मास बोर स्पेक्ट्रोमेट्री कहाँ पढ़ते हैं, गामा रेज में मास बोर स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ते हैं, मास बोर स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, और एक्सरे में क्या पढ़ते हैं, मास बोर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, और यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, मास बोर स्पेक्ट्रोमेट्री, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या है कि जो एक्सरे होती है, एक्सरे के अंडर हम पढ़ेंगे यूवी विजिबल में, तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, सिंपल सी बात है। एक्सरे में क्या पढ़ेंगे, एक्सरे में पढ़ेंगे मास स्पेक्ट्रोमेट्री, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। और गामा रेज में मास बोर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास बोर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास बोर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो यहाँ तक हमने बात कर ली, कोई भी मैटर है, मैटर से कोई भी ईएमआर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो टकराएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के टकराने से डिफरेंट हमारे पास मोशंस होंगे या कॉन्फ़िगरेशंस में चेंज आएंगे। उन कॉन्फ़िगरेशंस में जो चेंज आते हैं वो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन चेंज आते हैं फिक्स एनर्जी लेवल्स की वजह से, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स की वजह से। किसकी वजह से, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स की वजह से। मतलब यहाँ पे एक हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल मॉडल होता है जो कि थियोरेटिकली हमें बताएगा एनर्जी गैप कितना है, और प्रैक्टिकली हम इस रेडिएशन को डालने के बाद, एब्जॉर्ब होने के बाद ऑब्जर्व करते हैं। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल में एक कोरिलेशन यहाँ से निकाल लेते हैं, उस कोरिलेशन की वजह से हम अच्छी स्टडी कर पाएंगे। फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को देख लिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन कौन से हैं, फिर उनमें कौन कौन से मोशंस या कॉन्फ़िगरेशंस चेंज हो रहे हैं या ओरिएंटेशंस चेंज हो रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम कौन कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं। जैसे हम अगर बात करें रेडियो वेव्स में, तो रेडियो वेव्स में हमें पढ़ना होता है एनएमआर। रेडियो वेव में क्या पढ़ना होता है, एनएमआर। माइक्रोवेव में एक ईएसआर पढ़ते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, आईआर या वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं। यहाँ पे कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ते हैं, और यहाँ पे कौन सी, मास बोर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, मास बोर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं। ठीक है, इतनी सारी बातें हमारे पास हो चुकी हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या हर जगह हम फ्रीक्वेंसी की टर्म में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने अभी अभी बात की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम फ्रीक्वेंसी में, वेव नंबर में या लैम्डा में हम स्टडी कर सकते हैं, इनकी एनर्जी को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम इसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। तो बताओ, एनर्जी अगर हमें न्यू पता है तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एच न्यू हो जाएगी। अगर हमें न्यू बार पता है तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एच सी न्यू बार हो जाएगी। कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और एच सी बाई लैम्डा हो जाएगी। तो देखो, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई या लैम्डा, जो भी हमारे पास कांस्टेंट, एक कांस्टेंट आ रहा है, मतलब टर्म में एनर्जी निकालने के लिए हमें याद एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। न्यू को सीधा करो, न्यू बार को एच सी से मल्टीप्लाई करो, लैम्डा का रेसिप्रोकल करो, पहले रेसिप्रोकल करो और फिर इसको एक कांस्टेंट एच सी से
मल्टीप्लाई करो Hc बाई लैम्डा। तो यहाँ पे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके हम आराम से एनर्जी निकाल सकते हैं। इसका मतलब सिंपल सी बात ये है, अगर हमें न्यू बार और लैम्डा दे दी जाए तो क्या हम उसकी एनर्जी बिना और किसी डाटा के निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका अगर न्यू पता हो, न्यू बार पता हो और लैम्डा पता हो, तो इसका मतलब हमें उसकी एनर्जी सीधी सी पता है, क्योंकि किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है तो आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब अपनी सहूलियत के अनुसार डिफरेंट जो स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं वहाँ पे हम डिफरेंट तरीके यूज करते हैं, क्योंकि कहीं पे न्यू बार ज़्यादा आसान होता है, कहीं पे न्यू ज़्यादा आसान होता है, कहीं पे लैम्डा ज़्यादा आसान होता है। समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें NMR और ESR पढ़ना है, NMR और इलेक्ट्रॉनिक स्पिन रेजोनेंस या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस अगर हमें पढ़ना है, ESR और NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर पढ़नी है, तो वहाँ पे हम जो भी डाटा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब इंटरेक्ट कराएंगे किसके साथ? मैटर के साथ, तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डाटा हम फ्रीक्वेंसी में निकालते हैं। किस में निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी में। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी यूनिट फ्रीक्वेंसी में मेजर करेंगे, तो वो किस में मेजर की जाएगी? हर्ट्ज में मेजर की जाएगी, या सेकंड इनवर्स में, या फिर मेगा हर्ट्ज में, या फिर गीगा हर्ट्ज में हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। गीगा हर्ट्ज में इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी तरह से जब हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें, या IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें, या रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें, तो वहाँ पे हम जब हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर का इंटरेक्शन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उसकी जो डाटा है उसके डाटा को हम न्यू बार की टर्म में मेजर करते हैं। किसकी टर्म में? न्यू बार मतलब वेव नंबर। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए तो वो किस में आएगा? सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा या फिर मीटर इनवर्स में आएगा। ये मेजर है सेंटीमीटर इनवर्स में ज़्यादा मेजर करते हैं। ठीक है, इसी तरह से जब यूवी विजिबल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? यूवी विजिबल पढ़ते हैं। तो यूवी विजिबल पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं? यूवी विजिबल में हम लैम्डा की टर्म्स में निकालेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर का इंटरेक्शन है उसको हम वेवलेंथ की टर्म में निकालते हैं। किसकी टर्म में भी निकालते हैं? वेवलेंथ, जिसको हम नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम या फिर पिकोमीटर में ऑब्जर्व कर पाएंगे। किसमें? यूवी विजिबल में। तो NMR ESR में किस में करते हैं? फ्रीक्वेंसी में मेजर करते हैं। रोटेशनल में किस में करते हैं? न्यू बार में मेजर करते हैं। यूवी विजिबल में किस में करते हैं? लैम्डा में करते हैं। अदर स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं उनमें हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में स्टडी करते हैं। वहीं पे बात करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्यों स्टडी करते हैं और क्या कारण है। सिंप्लिसिटी के लिए। क्या कारण? तो क्या है? सिंप्लिसिटी के लिए हम अपने डाटा को सिंपल बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? सिंपल बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? सिंप्लिसिटी के लिए सिंपल बनाना चाहते हैं। हम अपने डाटा क्या बनाना चाहते हैं? सिंपल बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा है? स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ना क्या है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है, नेट गेट के लिए पढ़ रहे हैं। 4 स्पेक्ट्रोस्कोपी कवर करेंगे, NMR करेंगे, IR करेंगे, यूवी विजिबल करेंगे, मास स्पेक्ट्रोमेट्री करेंगे। NMR में 3 पार्ट पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो यूनिवर्स में 2 चीज़ें होती हैं, मैटर होता है और एनर्जी होता है। इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा। क्या होगा? इंटरेक्शन होगा। इस इंटरेक्शन के थ्रू हम थ्योरी और प्रैक्टिकल डाटा को मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? मैटर और रेडिएशन का इंटरेक्शन कराते हैं, जिसके बेसिस पे हमें डिफरेंट मोशंस के बारे में या डिफरेंट ओरिएंटेशंस के बारे में, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पता चलता है, जिसको हम कंपेयर कर लेंगे, जिसकी स्टडी कर लेंगे। और इसकी स्टडी से हमें बहुत सारा डाटा ऑब्टेन होता है। डाटा से हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को पहचान सकते हैं। ठीक है, फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करी। इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। इस पूरे डाटा को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इस पूरे डाटा को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का घटता या बढ़ता क्रम होता है वेवलेंथ में या फ्रीक्वेंसी में, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने सारी स्टडी यहाँ पे कर ली है। ठीक है, कहाँ पे हम किस डाटा की बेसिस पे स्टडी करेंगे? NMR और ESR में फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करते हैं, रोटेशनल IR और रमन में न्यू बार ऑब्जर्व करते हैं, यूवी विजिबल में लैम्डा करते हैं, अदर स्पेक्ट्रोस्कोपी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर चलती है। सो थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।